A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT, IDT for CA Final and CA Inter GST. ये जो वीडियो पार्ट 3 है आपका रजिस्ट्रेशन का, इक्वली रेलिवेंट फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल मई 2024 की एग्जाम के लिए आपको विद अमेंडमेंट इसे देखना है। अभी मैं इस वीडियो में इनिशियली आपके साथ रजिस्ट्रेशन एंड सप्लाई के अमेंडमेंट विद इन 5 मिनट्स डिस्कस करने वाली हूँ। इन अमेंडमेंट का वीडियो, फुल वीडियो जो 38 मिनट्स का है, वो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो, जिससे आप चाहो तो ओवरऑल 38 मिनट्स में पूरा की पूरा फिर से डिटेल अमेंडमेंट देख सकते हो। तो स्टार्टिंग 5 मिनट्स का डिस्कशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सप्लाई। मैम, सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट को रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ लिंक, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट ओवर हियर। तो सबसे पहले सप्लाई चैप्टर का जो अमेंडमेंट है वो है शेड्यूल नंबर 3 में। सो दोज हु हैव डन सप्लाई सीए इंटर का सारे वीडियोस देखते हुए अगर आपने सप्लाई किया है, सीए फाइनल में डिटेल्ड रिवीजन वीडियो देखते हुए अगर आपने मेरा सप्लाई किया है, तो यू विल कम टू नो कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई वेदर ऑफ गुड्स और सर्विस, राइट? ये हमने डेफिनेशन स्टार्ट की थी सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 की ये जो डेफिनेशन है, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अब हम गुड्स की डेफिनेशन पे जब हम फोकस करते तो आता है गुड मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें एक्शनेबल क्लेम भी होता है। तो एक्शनेबल क्लेम इज ऑल्सो गुड। फिर मैंने कहा था यहाँ पे तो एक्शनेबल क्लेम को गुड्स बना दिया है, लेकिन आपको शेड्यूल नंबर 3 में पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्शनेबल क्लेम except lottery, betting, gambling is what neither supply of goods nor supply of service। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। मतलब कहने का ये है कि लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग तो टैक्सेबल है, लेकिन इसके अलावा एक्शनेबल क्लेम का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन इसमें अब 3 चीजें और ऐड हुई हैं। कसिनो, सेकेंड फर्स्ट इज कसिनो, सेकेंड इज हॉर्स रेसिंग एंड थर्ड ऑनलाइन गेम्स। तो ऑनलाइन गेम से अगर आप कोई अर्निंग करते हो, ऑनलाइन गेम से आप कुछ कमाई करते हो, तो अगर कोई पर्सन आउटसाइड इंडिया वाला ऑनलाइन गेम्स प्रोवाइड करता है टू एनी पर्सन इन इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में अगर आप गेम्स खेल पा रहे हो, उससे अर्निंग कर पा रहे हो, ऑनलाइन गेम्स देख पा रहे हो, तो इन दैट केस ये ऑनलाइन गेम्स हो गया टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल हो गया? क्योंकि हमने समझा भी कि शेड्यूल 3 में एक्सेप्ट लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग जहां लिखा होता था, अब वहां पे लिखा हुआ है हॉर्स रेस भी, वहां पे लिखा हुआ है आपका हॉर्स रेस के अलावा ऑनलाइन गेम्स भी लिखा हुआ है। तो ये जो कसिनो भी लिखा है, तो ये जो ऑनलाइन गेम्स को इन्होंने एक्सेप्शन में लिया है शेड्यूल 3 में, इसका मतलब है ये सारी चीजें अब टैक्सेबल है। तो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेम्स, दिस ऑल आर टैक्सेबल। और टैक्सेबल है तो ऑब्वियसली जीएसटी इस पे लगेगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, तो ये भी एक तरह से होगा हमारे लिए गुड्स, और यहाँ पे लगेगा क्या? टैक्स लगेगा। तो अब ये टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ सप्लाई के शेड्यूल 3 में ये अमेंडमेंट, ये 3 चीजें ऐड हो गई। अब इसी में ऑनलाइन गेम्स के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी अमेंडमेंट आया, और रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट में लिखा है कि सेक्शन नंबर 24 होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो बोलते हैं कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया के बाहर से, any person from outside India if provide in India service related to, या फिर गेम्स, जो गेम्स है आपके ऑनलाइन गेम्स अगर वो प्रोवाइड करता है, तो he has to take mandatory registration। तो सेक्शन नंबर 24 में एक चीज और ऐड हो गई है कि अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में ऑनलाइन गेम्स रिलेटेड चीजें हैं, तो यहाँ पे अगर वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो देयर इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। ये है हमारा अमेंडमेंट नंबर 1 इन रजिस्ट्रेशन। सेकेंड, इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट है वो ये है, मैंने आपको पार्ट 2 में ये चीज समझाई थी कि अगर प्रोसीजर, सेक्शन 25-26 इज प्रोसीजर रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। तो प्रोसीजर रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको चूज करना है कि आप आधार से आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे।
इफ यू चूज कि आप क्या करना चाहते हैं, आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं बट यू फेल टू डू द ऑथेंटिकेशन, या फिर यू चूज कि यू डू नॉट वांट टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर खुद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए, रिस्क मैट्रिक्स के थ्रू लगता है कि आपका क्या होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, पहले ऐसा कहा जाता था कि जब ये फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है ना, तब जो पर्सन ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है उस पर्सन को वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। लेकिन अब उस रिक्वायरमेंट को हटा दिया, अमेंडमेंट कर दिया है कि अगर उस पर्सन का वहां पे बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रहा है तो दैट पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, उसे नेसेसरी नहीं है कि उसको वहां पे रहना होगा, एप्लीकेंट का रहना फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान इज नॉट नीडेड। दिस वाज माय अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 3, अमेंडमेंट नंबर 3 बोलता है कि पहले देखो ऐसा होता था कि जब आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो पार्ट बी में आपको सारी अपनी डिटेल देनी है, बिजनेस की डिटेल्स देनी होगी, आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी कौन है, बैंक डिटेल देनी होंगी, डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपका फोटोग्राफ वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें लगती हैं पार्ट बी में। तो बोलते हैं कि ये जब आप पार्ट बी दे रहे होते हैं इसमें आपको देना होता है आपका बैंक डिटेल। तो मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया था कि बैंक डिटेल बाद में भी दिया जा सकता है। इट इज अ चॉइस कि यू कैन गिव बैंक डिटेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑल्सो, लेकिन पहले हमने समझा था पार्ट 2 में कि 45 डेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन के 45 डेज के अंदर बैंक डिटेल चाहिए होगी। अब वो 45 डेज को कर दिया है अमेंड। अब इंस्टेड ऑफ 45 डेज आपको 30 डेज के अंदर क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी 30 डेज के अंदर आप बैंक डिटेल दे सकते हो। अब वो 45 नहीं है, 30 डेज। तो इट वॉज 30 डेज। और आपको या तो क्या करना होता है, सेक्शन नंबर 37 में आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करना होता है। तो द डेट यू फाइल, द डेट जिस दिन आप सेक्शन नंबर 37 का आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न फाइल करते हो वो, या फिर 30 डेज, इनमें से विच एवर इज अर्लियर, इनमें से क्या है वॉट एवर इज अर्लियर, ये आपको क्या करना पड़ेगा, इस यहां तक आपको बैंक डिटेल दे देनी चाहिए। ये है अमेंडमेंट नंबर आपका 3। अमेंडमेंट नंबर 4, अगर आपने टाइम पे ये डिटेल नहीं दी, बैंक डिटेल आपको बोला है 30 डेज या फिर 37 का जो रिटर्न फाइल करते हो विच एवर इज अर्लियर, अगर आपने तब तक बैंक डिटेल नहीं दी तो क्या होगा, तो अगर आप तब तक बैंक डिटेल नहीं देते हो तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा थ्रू अ कॉमन सिस्टम। जो आपका कॉमन सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, उसके थ्रू आपका ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। लेकिन अगर मैम हम 30 डेज के बाद या फिर वॉट एवर इज द टाइम लिमिट उसके बाद भी बैंक डिटेल देते तो रेवोकेशन भी आपका क्या है, ऑटोमेटिक रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं कि मैम जैसे सपोज करो ये जो हम पढ़ने ही जा रहे हैं सेक्शन 29 एंड 30 पढ़ने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड भी अमेंडमेंट है। बोलते हैं देखिए मैम कुछ कुछ ऐसे रीजंस रहते हैं जिन रीजन के कारण या तो खुद प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है, या फिर हम एज अ एप्लीकेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था, हम एज अ पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन खुद बोलता है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर। ठीक है, तो कई बार आप खुद कैंसिल करवाते हो या फिर कई बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, अब सपोज करो सामने डिपार्टमेंट से आया कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, इसका रीजन हो सकता है क्या, बिकॉज आपने कॉन्ट्रावेंशन किया होगा टू द प्रोविजन, हो सकता है ये भी एक रीजन है। तो बोलते हैं कि सपोज उन लोगों ने भेजा हमको कैंसिलेशन का नोटिस, अब हम चाहते हैं कि उनको बोले रुक जाओ प्लीज, हमारा कैंसिल मत करो, रिवोक कर दो। तो रेवोकेशन करवाना चाहते हो तो रेवोकेशन करने का पहले टाइम था कि जैसे ही आपको नोटिस मिलता है, नोटिस मिलने के बाद 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर दो कि आपको रिवोक करवाना है कैंसिलेशन। ज्यादा से ज्यादा इसका एक्सटेंशन आपको कितना मिलेगा, 30 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन अब ये 30 डेज जो है और एक्सटेंशन का 30 डेज है, इसको अमेंड कर दिया गया है। अब इंस्टेड ऑफ 30 डेज यू विल गेट 90 डेज, और आपको जो एक्सटेंशन मिल सकता है वो कितना मिल सकता है, 180 डेज का यू विल गेट द एक्सटेंशन, इतना तक एक्सटेंशन मिल सकता है। दिस इज द अमेंडमेंट इन योर कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रिलेटेड जो आपका सेक्शन नंबर 30 है उसमें ये अमेंडमेंट है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट थे जो मैंने नॉर्मलाइज
वे में, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाके, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रख के आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिए। और सप्लाई का भी अमेंडमेंट यहीं पे हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी सप्लाई के अमेंडमेंट है, बट वो वीडियो देख के ही आप करना, क्योंकि उसका लिंक मेरे रजिस्ट्रेशन से नहीं जा रहा था, तो आई हैव नॉट पिक दोज पॉइंट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अब हमारे ये दो सेक्शंस थे जो रह गए थे, इन दोनों सेक्शंस को हमें करना है पहले कंप्लीट, और इसे कंप्लीट करने के बाद वी विल स्टार्ट विद अनदर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का ही तरीका है, लेकिन वो होता है कंपोजिशन स्कीम। अगर आप आपकी आईसीआई की बुक में देखेंगे तो कंपोजिशन स्कीम यू विल फाइंड इन चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर, बट मैं उसे रजिस्ट्रेशन के साथ पढ़ाती हूँ, बिकॉज दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो हमारे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, सीटीपी का रजिस्ट्रेशन है, एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन है, देन ये है तुम्हारा कंपोजिशन स्कीम वाला रजिस्ट्रेशन। तो मैंने एक ऑल टुगेदर चैप्टर में इसको एक साथ किया है, रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये सारे आपके अलग अलग टाइप्स के रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कई जगह कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी है। चलो तो अब हम आते हैं, हम कई बार हमारा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद या तो प्रॉपर ऑफिसर बोलेगा कि भाई हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, या फिर खुद रजिस्टर्ड पर्सन बोलेगा कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना। तो वो क्या रीजन है कि आप खुद चाहोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल हो जाए, सस्पेंड हो जाए। एंड ये दिया है मुझे सेक्शन नंबर 29 में, और रेवोकेशन से रिलेटेड डिटेल मुझे मिलेगी कहाँ पे, सेक्शन नंबर 30 के अंदर मुझे कहाँ मिलेगी रेवोकेशन से रिलेटेड डिटेल। अब कब ऐसा होगा कि प्रॉपर ऑफिसर कहेगा कि मैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता हूं, या फिर कब ऐसा होगा कि खुद रजिस्टर्ड पर्सन बोलेगा, या फिर उसका लीगल हायर बोलेगा इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो डायरेक्टली वी विल बी मूविंग टुवर्ड द एनालिसिस सेगमेंट। तो एनालिसिस सेगमेंट में देखो कब ऐसा होगा कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो सबसे पहले अगर आपने क्या किया, आपका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया। अरे भाई, जब रजिस्टर्ड पर्सन का बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया तो या तो वो खुद बोल देगा, या फिर क्या होगा, डिपार्टमेंट बोलेगा कि इसको क्या कर दो, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। तो हो सकता है आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, हो सकता है आपका बिजनेस किसी और बिजनेस से मर्ज हो गया हो सकता है आपके बिजनेस का डीमर्जर हो गया, हो सकता है आपका बिजनेस डिस्पोज हो गया, मतलब बिजनेस गया, या तो क्या हो गया, एमलगमेट हो गया, डीमर्जर हो गया, डिस्पोज हो गया, किसी को ट्रांसफर हो गया, मतलब अब बिजनेस आपका नहीं है, या तो वो गया, या फिर ट्रांसफर हो गया, या फिर क्या हो गया, डिस्पोज हो गया, या फिर आपका डिसकंटिन्यू हो गया, या फिर डीमर्ज हो गया, लेकिन अब बिजनेस नहीं रहा। तो जब भाई बिजनेस ही नहीं रहा तो रजिस्ट्रेशन का हम क्या करेंगे, ठीक है। देन हो सकता है बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस मतलब हम रजिस्टर हुए थे प्रोप्राइटर की तरह, अब मेरे बिजनेस में हो गया है पार्टनरशिप। हम रजिस्टर हुए थे पार्टनरशिप की तरह, अब ये बन गई है कंपनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस भी जब चेंज होता है तो ऑब्वियसली फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज नीडेड, उससे पहले आपको पुराना रजिस्ट्रेशन हटाना पड़ेगा। या फिर ये भी रीजन हो सकता है जब खुद या तो प्रॉपर ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी ये कह सकता है कि यार अब रजिस्ट्रेशन हटा देते। क्यों? क्योंकि हो सकता है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग यू आर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड, बट आप देख रहे हैं कि 2 साल हो गए, हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हो रहा है, तो हम बोल रहे कि यार अनरजिस्टर्ड हो जाते। या फिर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक ईयर में इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उस वक्त क्या कर रहे थे, एक हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का सप्लाई ले लिया था। या फिर ये हो सकता है कि एक ही सिंगल इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन उस वक्त कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर ईयर में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा क्योंकि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था। बट अब उसके बाद ना मेरा कोई इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, या फिर ना ही मैंने कोई ऐसा इन्वर्ट सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे टैक्स पे करना पड़े। मतलब कोई भी ऐसा रीजन जिसके कारण 24 ट्रिगर होता था, अब वो ट्रिगर होने की बात ही नहीं रही। तो आई एम नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड आइदर अंडर सेक्शन 22 और अंडर सेक्शन 24 व्हेन इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, या फिर आप खुद ही वॉलंटरी चाह रहे हो, बस यार अब रजिस्टर नहीं होना है, या तो आपने पहले भी वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था इसलिए आप अब रजिस्ट्रेशन हटा रहे हो, या फिर अब आपको ही लगता है कि यार इतना बड़ा मेरा बिजनेस रहा नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, वॉलंटरी बोल सकते हो कि मुझे रजिस्टर नहीं होना। तो वो रीजन हो गए कॉमन रीजन, जब प्रॉपर ऑफिसर या फिर आपका
प्रॉपर ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड पर्सन दोनों जाके बोल सकते कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। लेकिन अब वो सर्कमस्टेंस है जब सिर्फ प्रॉपर ऑफिसर ही अपना दिमाग चलाएगा और बोलेगा मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना। तो नाउ दिस इज द टाइम व्हेन ओनली प्रॉपर ऑफिसर विल थिंक उसी के रीजन है, ये आपके रीजन नहीं है। अब कैसा है, एक तो अभी मैंने आपको बताया अमेंडमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो वो वाला पॉइंट क्या था, आपने टाइम से बैंक डिटेल नहीं दी। जब आप टाइम से बैंक डिटेल नहीं दे रहे हो तब भी आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन। तो जब आप टाइम से क्या नहीं दे रहे, बैंक डिटेल नहीं दे रहे, आपको बोला था विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यू कैन गिव द बैंक डिटेल, आप नहीं दे रहे हो तो भाई गए आप, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन जब आपने लिया था ना, आपने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट या फिर सप्रेशन ऑफ द फैक्ट किया। तो रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या किया था, देयर वाज फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट। तो अगर आप ये सब कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, विलफुल मिसस्टेटमेंट है, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट है, तो इन दैट केस नो, रजिस्ट्रेशन गया आपका। और क्या हो सकता है, और हो सकता है देखो आपने खुद ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, अपनी इच्छा से यू गॉट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। जब आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी हमने देखा कि यार 6 मंथ हो चुके फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना हो गया, 6 मंथ हो गए, बट येट यू हैव नॉट स्टार्टेड योर बिजनेस, अभी भी आपका बिजनेस क्या नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। तो इन दैट केस यार क्या करना है फिर तुमको रजिस्ट्रेशन का, एक तो मर्जी से लिया, उसके बाद भी 6 महीने हो गए तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो चाहिए क्यों तुमको रजिस्ट्रेशन। तो क्या क्या पॉइंट किया अभी अपन ने, पहला कि बैंक डिटेल टाइम पे नहीं दी। सेकंड हो गया कि एक तो आपने खुद वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के बाद भी 6 मंथ हो गए लेकिन अभी तक आपका बिजनेस कमेंस नहीं हुआ। या फिर विलफुल मिस स्टेटमेंट कर रहे हो, आपने गलत चीजें दी, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट करके गलत चीजें बता के आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। या फिर अगर आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, नॉट एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर, अगर आप एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, यू आर नॉट अ कंपोजिशन टैक्स पेयर वाला पर्सन, तो एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, अगर कंटिन्यूस 6 मंथ तक उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंटिन्यूस 6 मंथ तक क्या नहीं करता, रिटर्न फाइल नहीं करता है, मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूस, सपोज करो ये 6 मंथ है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे रिटर्न फाइल किया, अब 5 महीने रिटर्न फाइल नहीं किया, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, नहीं। मैम यहाँ पे रिटर्न फाइल किया, यहाँ पे रिटर्न फाइल किया, यहाँ नहीं किया रिटर्न फाइल, यहाँ नहीं किया, यहाँ नहीं किया और यहाँ कर दिया, कंटिन्यूस का मतलब है ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक उसे रिटर्न फाइल नहीं करना है, एक बार भी बीच में अगर रिटर्न फाइल हो गया तब रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता। तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन अगर कंटिन्यूस 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो रजिस्ट्रेशन गेट्स कैंसिल्ड। और अगर आप एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर रजिस्टर हुए हो, इफ यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ कंपोजिट टैक्स पेयर, तो कंपोजिट टैक्स पेयर को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है। तो उसने अगर 2 कंटिन्यूस टैक्स पीरियड तक, 2 कंटिन्यूस टैक्स पीरियड तक अगर क्या नहीं किया है, रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इन दैट केस उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। देखो क्वार्टर क्या होता है, 3 मंथ्स का होता है, तो 2 मतलब 6 महीने हो गए, बट यहाँ आप लिखोगे 2 क्वार्टर्स, 2 कंटिन्यूस टैक्स पीरियड, तो उसका 2 कंटिन्यूस टैक्स पीरियड होता है, टैक्स पीरियड इज क्वार्टरली फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन टैक्स पीरियड। तो अगर ये मत करना, ठीक है। तो अगर उसने यहाँ तक फाइल नहीं किया है, कंटिन्यूस 2 पीरियड तक फाइल नहीं किया, तो यस, लाइबल टू गेट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे बोलते हैं कि मैम ऐसा क्यों है कि ये क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देते हैं, मतलब आप वॉलेंट्री, सपोज आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेने के बाद भी बिजनेस चालू नहीं है, तो इनको क्या करना, क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहे हो। या फिर मैम इसके अलावा भी ये लोग रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, या फिर सपोज करो कि ये रजिस्टर्ड पर्सन वो 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, जो भी है, तो मैम क्यों ये सब ऐसा हो रहा है कि इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। या फिर एक रीजन ये कि आपने कोई तो प्रोविजन ऑफ द एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब आपने जीएसटी एक्ट में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो इसके लिए आपका क्या हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना सही है ना।
यहाँ पे देखो, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैंने क्या किया, देखो मैं दो चीजों को लिंक करके बता रही हूँ। पहले क्या होता था, आधार ऑथेंटिकेशन वॉज नॉट प्रॉपर। अभी आपने इतना आधार ऑथेंटिकेशन समझा, पहले ये ओटीपी ओटीपी वाला आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होता था, सिर्फ आपको आपका फोटोकॉपी ऑफ द आधार देना होता था। अब वो तो फोटोकॉपी भी आप भी जानते हो कि वो तो बन जाती है, ठीक है, नकली भी हो जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं। तो पहले क्या करते थे लोग, ऐसे हैं, ऐसे तेजस्वी लोग भी हैं हमारे यहाँ पे, ये लोग क्या करते थे, अपने आप को रजिस्टर करवा लेते थे। तो ये दे गॉट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। भाई अच्छा हो गया, रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्या गलती हुई, रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, प्रॉपर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड ये लोग इशू कर रहे हैं क्या, इनवॉइस। और ये जब रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अब ये होते थे फेक टैक्स इनवॉइस। एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं चल रहा इनका यहाँ, कोई बिजनेस नहीं, ये सिर्फ क्या करते थे, इनवॉइस 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 इशू करते थे, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद तुम्हें पता है कि सामने वाले के पास 180 डेज होते हैं पेमेंट करने के लिए, रिसिपिएंट के पास है 180 डेज पेमेंट करने के लिए। इसका मतलब रिसिपिएंट को क्या मिल जाता था, आईटीसी। रिसिपिएंट को क्या मिल जाता था, आईटीसी मिल जाता था। मतलब ये लोग फेक टैक्स इनवॉइसेस इशू करते थे आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि लोगों को फेक क्या देंगे, क्रेडिट दे देंगे। अब कुछ यहाँ पे क्या हो गया, ये तो हो गया इन्होंने क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब एक्चुअल सप्लाई कुछ है नहीं बट फेक इनवॉइस बन रहा है, तो इनवॉइस विथ नो सप्लाई। अब रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, फेक इनवॉइसेस इशू कर दिए, जब तक डिपार्टमेंट को पता चले। 6 महीने तक ये क्या नहीं करते थे, कंटिन्यूस 6 मंथ तक क्या नहीं कर रहे, फाइल ही नहीं कर रहे। क्या फाइल नहीं कर रहे, रिटर्न। और जब ये कंटिन्यूस 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं करते थे तो कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब रजिस्ट्रेशन तो चलो कैंसिल हो गया, लेकिन लोगों को आईटीसी तो इन्होंने बांट दिया, उधर अवेल हो चुका है आईटीसी, ठीक है। अब जब ये लोग इनको पकड़ने जाते थे ना, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाते थे इनके बिजनेस का, और जाके देखेंगे तो क्या पता चलेगा, एक्चुअल में वहां कोई बिजनेस ही नहीं, आधार आपने ठीक से लिया नहीं, जो एड्रेस लिखा था हो सकता है वो एड्रेस भी फेक हो। तो यहाँ पे इनको कोई मिलता ही नहीं था। अब क्या हुआ, 6 महीने तक आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे, उधर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सामने वाले को क्या मिल गया, आईटीसी मिल गया। अब सामने वाले को आईटीसी मिल गया, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ट्रेस ये हो नहीं रहा कि कौन कहाँ पे है। तो ऐसे केस में बहुत सारे क्या होते थे, फ्रॉड होते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए आधार ऑथेंटिकेशन इतना कड़क किया गया कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन चूज करते हो कि नहीं करोगे तो पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन देंगे। लेकिन हाँ, अब एक चीज और हो गई है कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है या फिर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि रजिस्ट्रेशन दे देते हैं, रजिस्ट्रेशन देने के बाद हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे, बट ये लगना किसको चाहिए, प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा सेटिस्फाइड है कि यार रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन देने के बाद भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाओगे, तो यहाँ पे एक टाइम लिमिट दे दी कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 वर्किंग डेज के अंदर ही इसकी रिपोर्ट आ जाना चाहिए। मतलब ज्यादा टाइम नहीं दिया, मैक्स क्या बोला है कि अगर आफ्टर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यू आर गोइंग फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, तो दैट द रिपोर्ट शुड बी, रिपोर्ट मतलब वेरिफिकेशन की रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, उसके अलावा जो भी उसके रिलेटेड फोटोग्राफ्स होंगे, वो अपलोड हो जाना चाहिए 15 वर्किंग डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चूज करता है नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन पहले ही करना है, तो अगर पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो 5 वर्किंग डेज, कितना, जो भी आपका 30 डेज का टाइम होता है ऐसे केस में, आपने पढ़ा है पार्ट 2 में मेरे साथ कि ओवरऑल 30 डेज में फिर रजिस्ट्रेशन मिलता है अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होना है तो ये टाइम खत्म होने से 5 वर्किंग डेज पहले ही क्या हो जाना चाहिए, वेरिफिकेशन रिपोर्ट वगैरह क्या हो जाना चाहिए, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ सब अपलोड हो जाने चाहिए। दिस इज येट अनदर अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द रीजन था कि इतना ये लोग कड़क क्यों चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में।
फिर आते हैं कि मैम कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन क्या क्या हो सकता है। जैसे आपने बोला ना, एनी कॉन्ट्रावेंशन टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कॉन्ट्रावेंशन ये हो सकता है कि जो प्लेस आपने बताई उस प्लेस पे कोई बिजनेस नहीं हो रहा। कॉन्ट्रावेंशन ये हो सकता है आप इनवॉइस इशू करते हो लेकिन सप्लाई नहीं है, या फिर सप्लाई करते हो लेकिन कोई इनवॉइस नहीं है, ये भी एक तरह का कॉन्ट्रावेंशन है। कॉन्ट्रावेंशन और क्या हो सकता है, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। अब एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर क्या है, यही बता रही हूँ, आपके मिसलेनियस प्रोविजन का एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटी प्रॉफिटेरिंग। एंटी प्रॉफिटेरिंग का मतलब ये होता है कि जब ये जीएसटी आया था ना, तो जीएसटी आने से कहीं ना कहीं जब टैक्स ऑन टैक्स अवॉइड हुआ, ठीक है, जीएसटी आया, जीएसटी के आने से टैक्स ऑन टैक्स क्या हो गया, अवॉइड हो गया। तो वहां पे ना जो कॉस्ट थी ना चीजों की, कॉस्ट कहीं ना कहीं कम हुई। कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट क्या हो गया, लोगों का इंक्रीज हो गया। मैं अगर सप्लायर हूँ चीज किसी चीज की, बिकॉज ऑफ दैट टैक्स इन टैक्स का अवॉइडेंस, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट जब हट गया, तो कैस्केडिंग इफेक्ट के हटने से मुझे ना कॉस्ट कम पड़ने लग गई चीजों की एज अ सप्लायर। अब एज अ सप्लायर मैंने कहा यार कॉस्ट कम पड़ने लग गई, मैं सेल्स प्राइस कम नहीं करती, मैं उसी सेल्स प्राइस पे सेल करती हूँ, मेरा प्रॉफिट बढ़ाती हूँ ना मैं क्यों सेल्स प्राइस कम करूँ, मैं प्रॉफिट अपना ज्यादा लूंगी ना। तो ऐसे में क्या हुआ, जीएसटी का बेनिफिट तो लोगों को गया ही नहीं, क्योंकि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तब स्पेसिफिकली बोला था कि जीएसटी आने से चीजों की कीमत कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। अब यही सारे सप्लायर मिलके क्या कर रहे हैं, वो बेनिफिट पहुंचा ही नहीं रहे थे लोगों को। तो जब ये बेनिफिट लोगों को पहुंच ही नहीं रहा था, प्रॉब्लम तो तब आई ना। तो अब जब ये प्रॉब्लम आई, तो ऐसे केस में इन्होंने बोला इसका मतलब आप प्रॉफिट लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हो, तो उसके लिए इन्होंने कमिटी बिठाई जो लोग देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट लोगों तक नहीं पहुंचाया गया। प्रॉफिट इन द सेंस कि अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया सप्लायर ने, लेकिन लोगों को कम दामों पे चीजें नहीं दी जा रही। तो वो होता है, उसके लिए फिर उन्होंने मेजर लेना चालू किया, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर। तो एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर मतलब जब सप्लायर अपना बेनिफिट देख रहे थे और उन्होंने लोगों तक वो बेनिफिट पहुंचाया ही नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपने रूल 10A वायलेट किया, अभी तो पढ़ा था हमने रूल 10A वायलेट करना। 10A क्या है, बैंक डिटेल टाइम पे नहीं देना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इनपुट, ये जो आपको सेक्शन 16 में बताया गया था इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, ये फाइनल वालों ने मेरे साथ पढ़ लिया है जो मेरे क्लास के हैं। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा, रिवीजन वीडियो आएगा आईटीसी का विद क्वेश्चन, मैं उसका रिवीजन वीडियो दूंगी आपको, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन नंबर 16 में कुछ कंडीशन दी होती है कि ये कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही आपको क्रेडिट मिलेगा। आपने ऐसा नहीं किया, या फिर आपने कोई और प्रोविजन, जैसे मतलब पूरे ओवरऑल एक्ट में जो जो प्रोविजंस दिए, अगर आप वो प्रोविजंस का वायलेशन करते हो तो इन दैट केस रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। अब आप चाहो तो खुद बोल सकते हो नहीं यार प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, रेवोकेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप रेवोकेशन के लिए भी बोल सकते हो। लेकिन रेवोकेशन करने का टाइम लिमिट अभी अभी क्या हुआ है, चेंज हुआ। अब इसको भी थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। Once the registered person has applied for cancellation of registration, या तो एक रजिस्टर्ड पर्सन ने बोला मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, या फिर खुद प्रॉपर ऑफिसर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। तो प्रॉपर ऑफिसर में सस्पेंड हिज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू कैंसिलेशन। देखो, या तो प्रॉपर ऑफिसर या फिर खुद रजिस्टर्ड पर्सन बोलता है कि कैंसिल माय रजिस्ट्रेशन, तो जब तक ये कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स चलेंगी तब तक क्या किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर को सस्पेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करेंगे। तो इन दिस वे टैक्स पेयर इज फ्रीड फ्रॉम द रूटीन कंप्लेंट्स। क्यों सस्पेंड करें, ताकि देखो हम बोल रहे हैं या तो कैंसिल करना है, या वो बोल रहा है कैंसिल कर दो, तो उसको उसके कंप्लायंसेस से तो फ्री कर दो। तो उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया सस्पेंड। सस्पेंड करने से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने से बेचारा फ्री हो जाएगा ना, उसको कंप्लायंसेस नहीं करने पड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो वही लिखा है कि इससे क्या हो जाएगा, टैक्स पेयर फ्री हो जाएगा, उसके कंप्लायंस से, जैसे रिटर्न फाइल करना है या फिर और कोई प्रोसीडिंग्स करनी है, तो उन सब चीजों से वो हो जाएगा फ्री, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, ध्यान से,
वेयर रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद बोला है कि मुझे कैंसिलेशन करना है, तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा कि सस्पेंड हुआ? मैं बोल रही हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन जब बोल रहा है कि क्या करो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो कब मानोगे कि रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ? तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा या तो आप डेट लिख के दोगे कि इस दिन से मुझे कैंसिल करना है मेरा रजिस्ट्रेशन, या फिर जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और डेट ऑन विच कैंसिलेशन इज सॉट, तो it could be a date on which the cancellation is sought or the date of your application, whichever is earlier, sorry whichever is later, whichever is later। तो या तो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, आज क्या तारीख है, 29 जनवरी को, इस दिन, और आपने बोला मुझे एक्चुअल में कैंसिलेशन करवाना है कब, 31 जनवरी से, तो ठीक है 31 जनवरी से हम बोल देंगे सस्पेंड, तेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया, कैंसिल नहीं हुआ पर तुझे सारी चीजों से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रॉपर ऑफिसर बोलता है कि खुद डिपार्टमेंट बोलता है कि हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, ये प्रॉपर ऑफिसर बोलता है, तो अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड, तो वो सस्पेंड कर देगा उसका रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट टू बी डिटरमाइंड बाय हिम। वो खुद ही डेट डिसाइड करेगा ना कि किस डेट से उसका रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, भाई का कैंसिल हो जाना चाहिए। डन। अब मैम ये प्रॉपर ऑफिसर आप कैसे कैसे समझ सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है? एक तो आपको रीजन सारे बता दिए, अब वो देखने का कैसे, पता कैसे चलेगा उनको कि रिटर्न फाइल नहीं किया, तो देखिएगा वो आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न GSTR 1 में फाइल होता है, नहीं फाइल किया, या फिर इनवर्ट सप्लाई की डिटेल्स आपने क्या नहीं की, फाइल नहीं की, या फिर कोई और अदर एनालिसिस भी हो सकते हैं जिससे उसको इंडिकेट हो जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रावेंशन किया है, उसके बेसिस पे क्या कर देगा, आपके रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल करने के लिए नोटिस देगा, और साथ में जो डेट उसने डिसाइड की होगी उस डेट से क्या कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। अब सपोज आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, सस्पेंड होने वाला है, तो पर्सन शेल बी इंटीमेटेड बाय सेंडिंग कम्युनिकेशन टू इट्स ईमेल एड्रेस, उसके ईमेल एड्रेस पे क्या आ जाएगा, उसको कम्युनिकेशन आ जाएगा कि भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है क्या, सस्पेंड। अब तुमको मिल गया नोटिस ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर ऑफिसर ने खुद ने डिसाइड किया मुझे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करना है क्योंकि मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो एक डेट डिसाइड कर दी कि यहाँ से सस्पेंड हो गया, तो आपको सस्पेंशन का नोटिस मिला। तो इन दिस इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन एंड नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन द डिफरेंस एंड एनालॉग्स आर हाईलाइटेड। अब जो भी आप इंटीमेशन दोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होने वाला है, कैंसिल होने वाला है, तो उस नोटिस में क्या क्या बेचारे ने गलती की है ना, वो भी उसको बता देना विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days एज टू वाई हिज रजिस्ट्रेशन शेल नॉट बी कैंसिल। उसको टाइम देना, पूछना उसको कि भाई तू बता दे क्यों तेरा रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल ना करें। तो यहाँ पे जो नोटिस जाएगा, नोटिस देने के बाद उसको एक बार शो कॉज नोटिस जरूर जाएगा, क्योंकि देखो किसी के अगेंस्ट लॉ में आप कुछ गलत कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा है, तो भाई को एक बार बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए कि बताओ, तुम ही बता दो कि क्यों ऐसा ना हो कि हम क्या करें, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना करें। इसके लिए उसको देंगे हम कितने दिन, 30 days। अब रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड, अब वो रजिस्ट्रेशन, वो पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, अब वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकता, वो रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर सकता, तो शेल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। ऑब्वियसली जब रजिस्टर्ड पर्सन के पास रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं रहा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड हो गया, तो वो क्या नहीं कर सकता, ना तो रिटर्न फाइल कर सकता है, ना ही टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है। तो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी रिवोक्ड upon completion of the cancellation procedure by officer। तो जैसे ही उसका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ, तो ना तो भाई रिटर्न भर सकता है ना टैक्सेबल सप्लाई कर सकता है। तो मैम सस्पेंशन कब माना जाएगा कि प्रॉपरली सस्पेंशन की चीजें खत्म हो गई और कैंसिलेशन हो गया? तो बोल रहे हैं कि देखो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हम मान लेंगे कि हमने ओवरऑल सस्पेंशन रिवोक कर दिया है जब पूरी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन
कैंसिल करने के लिए कैंसिलेशन की प्रोसेस होती है। तो कैंसिलेशन की प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो मान लिया जाएगा कि सस्पेंशन हट गया, सस्पेंशन रिवोक हो गया। एक तरीका तो ये है। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में बी रिवोक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है, एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी। इवन प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो जब कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है वो खुद भी उनको लगता है कोई चीज की नहीं अरे गलत हो गया, तब भी वो क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। फर्दर सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन shall be deemed to be revoked upon furnishing। अब तरीके क्या सस्पेंशन के, रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो आपके ऊपर क्या लगा है, सस्पेंशन लगा है। सस्पेंशन हटाने का तरीका क्या है, या तो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग खत्म हो जाए, या खुद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है नहीं ये गलती हो गई हमसे, वो क्या कर दे, सस्पेंशन रिवोक कर दे। या फिर तीसरा ये है कि आप कंप्लाइंसेस कर दो, मतलब जो भी आपके जीएसटी रिटर्न वगैरह पेंडिंग थे, जैसे आपने 6 महीने से रिटर्न फाइल नहीं किया, आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हो तो 2 क्वार्टर से आपने क्या नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो अगर आपका नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कारण सस्पेंशन हुआ था ना, आप रिटर्न फाइल कर दो। अब आप अगर रिटर्न फाइल कर देते हो तो इन दैट केस, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ठीक है आपका रेवोकेशन क्या कर दिया है, सस्पेंशन का रेवोकेशन कर दिया है। अब हाँ, तो हम कहाँ पे थे, मुझे पॉज लेना पड़ा था। अगर सस्पेंशन हुआ है, ठीक है, इफ देयर इज सस्पेंशन, आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए सस्पेंड किया गया था बिकॉज कंटिन्यूस 6 मंथ तक आप क्या नहीं कर रहे हो, आपका रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, या फिर टैक्स पीरियड जो आपका 2 टैक्स पीरियड है वहां तक आप क्या नहीं कर रहे हो, उसका रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। तो बिकॉज ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ योर जीएसटी रिटर्न, बिकॉज ऑफ व्हाट, नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, अगर आपका क्या है, सस्पेंड किया गया है रजिस्ट्रेशन, तो अगर आप ये रिटर्न फाइल कर देते हो ना, तो देन यस आपका रेवोकेशन हो जाएगा सस्पेंशन का, ठीक है, सस्पेंशन विल बी रिवोक्ड। अब यहाँ पे आते हैं प्रोसीजर फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नाउ क्या प्रोसेस चलती है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की। देखो कोई भी इवेंट ट्रिगर हुआ, ठीक है, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद चाहता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो, तो उसको पता होगा कि यार ये इवेंट हो गया है, या तो एमलगमेशन हो गया है, मर्जर हो गया है, या फिर डीमर्जर हो गया है, या ट्रांसफर हो गया है, बिजनेस कुछ भी हो गया है। तो जैसे ही वो चीज होती है, जैसे ही वो इवेंट होता है, तो विद इन 30 डेज फ्रॉम दैट इवेंट आप क्या बोल दो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए बोल दो। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से क्या होगा, एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन बन जाएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन बन जाएगा, तो ये आप सेक्शन नंबर 18 में पढ़ोगे मेरे साथ, इनपुट टैक्स क्रेडिट में। और आज सुबह की क्लास में सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ने मेरे साथ ये चीज आज ही सीखी है, क्या कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन बनता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन नंबर 18 में क्या लिखा है, ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन एप्लीकेशन details of the input held in stock, semi-finished goods, finished goods, capital goods held in stock on the date on which cancellation is sought, on the date on which cancellation is sought। जब आप बोल रहे हो कि इस दिन से मेरे को क्या कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो liability and the details of payment if any made against such liability and the relevant document। देखो एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड बन रहा है, मतलब आगे से उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड पर्सन जब अनरजिस्टर्ड बन रहा है तो आगे से वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले चुका है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर चुका है, वो ले चुका है, हो सकता है कि उसमें से कुछ पार्ट उसको रिवर्स करना पड़ जाए और विद इंटरेस्ट वापस से पेमेंट करना पड़ जाए गवर्नमेंट को। अब ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है, ये हमारा पर्सन है, ठीक है, अभी ये रजिस्टर्ड पर्सन था, तो ये ना बहुत सारा स्टॉक खरीद के लेके आया, फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख का ये क्या लेके आया, स्टॉक लेके आया, जिसके ऊपर 2 लाख रुपीज का फॉर एन एग्जाम्पल उसने क्या पे किया, जीएसटी पे कर दी। अब ये रजिस्टर्ड था, जिससे इसने खरीदा, ये रहा सप्लायर, ये सप्लायर भी क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। ये 2 लाख वो क्या करके आ गया, GSTIN ये इसके नाम पे गवर्नमेंट को देके आ गया, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अब 2 लाख का क्या होगा, आईटीसी शो हो जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितने का आईटीसी शो होगा,
2 लाख रुपीज का आईटीसी शो होने लग जाएगा। अब ये जो 2 लाख रुपीज का इसका आईटीसी शो हो रहा है, ये रहा 2 लाख रुपीज का इसका आईटीसी। जैसे ही टैक्स पीरियड मतलब ये रिटर्न फाइल करेगा, कौन रिटर्न फाइल करेगा, ये रजिस्टर्ड पर्सन जैसे ही रिटर्न फाइल करेगा, जब ये इनवर्ट सप्लाई लेके आया तो 2 लाख रुपीज पे करके आया एज ए जीएसटी, इसीलिए ये इसका आईटीसी हो गया। अब ये यहाँ से आउटवर्ड सप्लाई भी बहुत सारा कर रहा होगा, और सपोज करो बहुत सारा आउटवर्ड सप्लाई करके 5 लाख के जीएसटी पेबल आ गया इसका, मतलब अब आउटवर्ड सप्लाई पे जो पेबल है वो है 5 लाख, इनवर्ट सप्लाई पे जो वो ऑलरेडी पे करके आ गया है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो कितना है 2 लाख। उसने 3 लाख क्या कर दिया, जीएसटी नेट पे कर दिया। इतना तो आप समझ रहे हो। अब क्या हुआ, ये बात थी किस दिन की, आज की सपोज करो 29 जनवरी की बात थी। इसने रिटर्न फाइल किया, मैं डेट्स पे नहीं जा रही, रिटर्न की डेट्स पे नॉर्मली ले रही। 29 को उसने रिटर्न फाइल किया और ये 3 लाख रुपीज टैक्स पे कर दिया, क्योंकि 2 लाख तो वो पहले से ही पे करके आ गया था। ये हो गई बात। अब 3 दिन बाद ही जैसे ही 1 फरवरी आई, 1 फरवरी को इसने क्या किया, अपना बिजनेस किसी और को दे दिया, और इसने बोल दिया कि मुझे क्या बिजनेस क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। चलो ऐसा ले लेते, इसने अपना बिजनेस क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू। अब डिसकंटिन्यू तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई पता है, डिसकंटिन्यू तो करा इन भाई साहब ने, प्रॉब्लम ये हुई कि इसने रजिस्टर्ड पर्सन ने गवर्नमेंट को बोल दिया कि डिसकंटिन्यू कर रहा हूं तो मुझे अनरजिस्टर्ड पर्सन कर दो, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दो। प्रॉब्लम क्या पता है, जो ये स्टॉक लेके आया था 10 लाख रुपीज का, इसमें से सपोज करो 5 लाख बिक चुका था, इसके रजिस्टर्ड होते होते ही 5 लाख बिक गया था। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिक्वायरमेंट पता है क्या बोलती है, कि सेक्शन नंबर 16 बोलता है कि आपको आईटीसी तभी मिलेगा, आपको आईटीसी अगर लेना है तो सेक्शन नंबर 17 बोलता है आपको आईटीसी तभी मिलेगा किसी चीज का, जब आप वो जो गुड्स खरीद के लाए हो उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे। तो देखो, इसने अभी इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, और दूसरा टैक्सेबल पर्पस, टैक्सेबल सप्लाई भी होना चाहिए। तो 5 लाख तो इसने क्या किया, ये 10 लाख में से 5 लाख के गुड्स तो बेच दिए जब वो रजिस्टर्ड था, तो बिजनेस पर्पस से बेच दिए, आईटीसी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल था। तो देखो 10 लाख पे अगर 2 लाख रुपीज आपका आईटीसी है, तो 5 लाख का आईटीसी कितना होता है, 1 लाख, मतलब 1 लाख में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए, आईटीसी सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही क्या कर सकता है, एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। ये सेक्शन नंबर 16 में लिखा है आईटीसी के। अब जब ये रजिस्टर्ड था, इसने 5 लाख के गुड्स बेच दिए, और इसको एक्चुअल में 2 लाख तो इसने क्या ले लिया, आईटीसी ले लिया, लेकिन एलिजिबल कितने के लिए था, आगे चल के पता चला 1 फरवरी को कि ये अनरजिस्टर्ड हो गया है। तो रजिस्टर्ड रहते हुए इसने जितने गुड्स बेचे उसका प्रोपोर्शनेट 1 लाख आता है उसका जीएसटी, 1 लाख का ही आईटीसी ये ले सकता था। तो अब गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, देखो जब तुम रजिस्टर्ड थे, तुमने 5 लाख का गुड्स बेचा, उस 5 लाख पे 1 लाख रुपीज का जीएसटी बनता था, आईटीसी बनता था, चलो तुमने वो आईटीसी लिया, ठीक है, लेकिन तुमने एक्चुअल में तो 2 लाख का आईटीसी ले लिया। यू आर एलिजिबल ओनली फॉर 1 लाख रुपीज, हाउ यू हैव टेकन 2 लाख रुपीज का आईटीसी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, वो 1 लाख का आईटीसी वापस करो विथ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जब भी कोई पर्सन अपना कैंसिलेशन करवाता है तो उसको बताना पड़ेगा उसके पास इनपुट कितना पड़ा है, सेमी फिनिश्ड गुड्स या फिनिश गुड्स में इनपुट कितना है, उसके पास कैपिटल गुड्स कितने हैं, ताकि अगर उसने रजिस्टर्ड पर्सन बनते हुए ज्यादा आईटीसी अवेल कर लिया है, तो अब वो क्योंकि अनरजिस्टर्ड बन गया है, तो अनरजिस्टर्ड बनते से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वो टैक्स वापस करना पड़ेगा, वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑर्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना है, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको आपका कैंसिलेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन मैम अगर डिपार्टमेंट खुद चाहे, खुद इच्छा है डिपार्टमेंट की कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं, तो अगर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है
तो इस केस में क्या बोला है, वेयर प्रॉपर ऑफिसर कैंसल्स द रजिस्ट्रेशन स्यू मोटो, he shall not cancel the same without opportunity of being heard. उसको opportunity of being heard सामने वाले को देनी पड़ेगी. So show cause notice submitted within 7 days from the service of notice. नोटिस उसको मिला है, क्या बोल रहा है, द रिप्लाई टू द शो कॉज नोटिस. सबसे पहले प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, सामने वाले को शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा, और शो कॉज नोटिस देने के बाद सामने वाले के पास 7 दिन है अपनी हाँ ना करने के लिए. इनके पास, इनको क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को शो कॉज नोटिस देना है. शो कॉज नोटिस देके सामने वाले को 7 दिन का टाइम दिया जाता है रिप्लाई करने के लिए. और इसके बाद रिप्लाई आ गया, या तो वो सेटिस्फाई होंगे या तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे. अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे उसका रजिस्ट्रेशन. एंड ऑर्डर ऑफ, जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिप्लाई. रिप्लाई मिलने के 30 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन का ऑर्डर भी जा सकता है. पहले आपसे बताओ क्यों ऐसा ना हो, शो कॉज नोटिस लिया जाएगा. शो कॉज नोटिस के बाद क्या होगा, आपको 7 दिन दिए जाएंगे कि भाई अपना जवाब दे दो. आप अगर जवाब दे दोगे ठीक है, नहीं दोगे ठीक है. तो जैसे ही रिप्लाई मिला, रिप्लाई मिलने की डेट से 30 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, शो कॉज आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा. मैम कैंसिलेशन की डेट क्या रहेगी, कैंसिलेशन की डेट जो आपके ऑर्डर में मेंशन होगी वही क्या होगी, डेट ऑफ कैंसिलेशन होगी. जब मैम रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पे क्या क्या देना पड़ सकता है, तो जो भी आपने आईटीसी लिया है, स्टॉक पे, इनपुट पे, कैपिटल गुड्स पे, वो तो देना ही पड़ेगा. ठीक है. सपोज करो, देखो आपने आईटीसी जो लिया, इनपुट पे लिया होगा आपने आईटीसी, इनपुट चाहे फिनिश गुड्स हो या सेमी फिनिश गुड्स हो. आपने कैपिटल गुड्स पे आईटीसी लिया होगा, तो ये आईटीसी, या फिर आप जितना सेल्स कर रहे हो सेल्स के ऊपर आपका जीएसटी पेबल आता है. तो इन दोनों में से विच एवर इज हायर, वट एवर इज हायर, वो आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है. तो सेल्स करके मुझे आ रहा है जीएसटी पेबल 15 लाख रुपए, आईटीसी मैंने लिया है सिर्फ 4 लाख रुपए का. तो मुझे इन शॉर्ट क्या करना पड़ेगा, आईटीसी टेकन और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन सच गुड्स विच एवर इज हायर, उतना क्या करना होगा, मुझे पे करना पड़ेगा. बट व्हाट अबाउट मैम कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा, तो बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन शैल पे द अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी टेकन ऑन दैट कैपिटल गुड्स reduced by the percentage as prescribed on transaction value of capital goods or whichever is higher. अब ये क्या है, यहाँ पे बोलते देखो मैम, इनपुट की बात तो आपकी समझ में आई कि आईटीसी जितना लिया है, या फिर आप जितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, मतलब देखो इनपुट आपने लेके आए, आप रॉ मटेरियल वगैरह लेके आए, रॉ मटेरियल से आपने या तो फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स जो भी बना है, आप उस पर लेते हो आईटीसी, और इन्हीं गुड्स को आप सेल करते हो, तो सेल करके आपकी जीएसटी पेबल बनता है. तो इनमें से जो हायर होगा, तो इनपुट के लिए तो हमारा ये कंपैरिजन चलेगा. बट व्हाट इफ इट इज कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के केस में हम कैसे देखेंगे, तो बोलेंगे कैपिटल गुड्स के केस में हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल गुड्स है, अब कैपिटल गुड्स के, फिर से मुझे थोड़ा सा आईटीसी पे जाना पड़ेगा. कैपिटल गुड्स पे जो आप आईटीसी ले सकते हो कितने मंथ्स में ले सकते हो, 60 मंथ्स. कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है वो कितने मंथ्स में ले सकते हैं, 60 मंथ्स. तो इसमें एक बात समझो मेरी, कैपिटल गुड्स आप खरीद के लेके आते हो, ठीक है. तो सपोज करो कोई भी कैपिटल गुड्स हम खरीद के लेके आए, एंड ये कैपिटल गुड्स जब हम खरीद के लाए थे 10 लाख का, और इसके ऊपर 2 लाख का जीएसटी हमने क्या किया, पे किया. तो ये जीएसटी जो 2 लाख का पे किया वो आ जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में. ठीक है, ये आईटीसी का पॉइंट है, उसे समझा रही हूँ मैं बट शॉर्ट में, बिकॉज आईटीसी में ही मैं इसको डिटेल में ले जा सकती हूँ. तो ये जो 10 लाख रुपीस है, ये 10 लाख की वैल्यू, 2 लाख रुपीस इसका जीएसटी, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट चला गया कि हाँ भैया 2 लाख का आपका क्रेडिट है, क्योंकि आप जब गुड्स को खरीद के लाए थे आप 2 लाख रुपीस का टैक्स पे करके आए थे. अब कैपिटल गुड्स का जो क्रेडिट है वो आप ले सकते हो 60 मंथ्स में. इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपीस का क्रेडिट है मैं एट वन गो नहीं ले सकती, इसको मुझे 60 मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड देन आई विल बी इन अ पोजीशन कि पर मंथ मुझे कितना आईटीसी मिलेगा. ठीक है, अब क्या हुआ, 60 मंथ्स तो हुए नहीं,
20 मंथ्स हुए और आपने डिसाइड कर लिया कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, एक चीज। या फिर दूसरा, आपने क्या कर दिया, इन कैपिटल गुड्स को ही सेल कर दिया। कर सकते हो आप इन कैपिटल गुड्स को भी सेल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे फिर आपका आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए तो आईटीसी 2 लाख चला गया, जिसमें से 20 मंथ्स का आईटीसी आप अवेल कर चुके हो। बट 20 मंथ्स का फॉर एन एग्जाम्पल मैं मानती हूँ, चलो एक एग्जाम्पल के लिए कि 60,000 का आईटीसी मेरा मैं यूज कर चुकी हूँ, बट अभी भी 1,40,000 का जो आईटीसी है वो तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है, उसको तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि देखो, अब जब आप बोल रहे हो कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस ही आपको बंद करना है। बिजनेस बंद करने में या तो आप इस कैपिटल गुड्स को क्या करोगे, सेल करोगे, या फिर चलो नहीं भी सेल किया तो आईटीसी तो है आपका क्रेडिट लेजर में, तो आपको कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जितना आईटीसी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का बचा हुआ है वो आपको प्रो रेटा बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब पहले तो ये देखो कि कितना आईटीसी बचा है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल एसेट का। मेरे केस में 1,40,000 है, और सपोज करो मेरे केस में मैंने इन कैपिटल गुड्स को बिजनेस बंद करते के साथ सेल भी कर दिया। मैंने इस कैपिटल गुड्स को जब सेल किया तो उसके ऊपर जो ट्रांजैक्शन वैल्यू थी ना, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से जीएसटी आया 1,50,000। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या मांगेगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू का आपका जीएसटी, और आईटीसी में जो आपका जीएसटी है, रिमेनिंग जीएसटी इन योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विच एवर इज हायर, वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो मैं बताऊं 29 क्या है। 29 बोलता है कि या तो खुद डिपार्टमेंट या फिर आप खुद चाहोगे कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो कैंसिलेशन के पहले वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देते, ताकि आप जो फॉर्मेलिटीज वगैरह होती है ना टैक्स पेमेंट करने और ये टैक्स इनवॉइस इशू करने से रिलेटेड, वो फॉर्मेलिटी से बच जाओ, वो होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन को चाहे तो आप रिवोक कब कर सकते हो कि मत करो, सस्पेंड रिवोक करना है, सपोज डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपका कैंसिलेशन होगा तो आप रिवोक करवा सकते हो। अब वो कब करा सकते हो, सपोज करो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, ये रीजन था कि आपका क्या होने वाला है, कैंसिलेशन होने वाला है, इसलिए उन्होंने सस्पेंशन किया, तो सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा अगर आप रिटर्न फाइल कर दोगे तो। ठीक है, अब सपोज करो आपने खुद ने बोला है कि यार कैंसिल कर दो, तो उसके कारण सस्पेंशन हुआ है, तो कैंसिलेशन के बाद जो आपका ये जो सस्पेंशन हुआ है, और सस्पेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स चलेगी, या तो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी तो भी हम बोल देते हैं कि सस्पेंशन रिवोक हो गया, या खुद प्रॉपर ऑफिसर को लगता है नहीं यार इसका कैंसिलेशन नहीं करना चाहिए था, तब भी सस्पेंशन रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है कि आप खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सस्पेंशन रिवोक कर दो। ठीक है, अब सस्पेंशन रिवोक की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रॉपर कैंसिलेशन हो रहा है, पूरा कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, तो कितने टाइम में कैंसिलेशन हो जाता है, 30 दिन के अंदर कैंसिलेशन हो जाता है। लेकिन जब प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा ना, वो शो कॉज नोटिस जरूर भेजेगा। अगर वो आपको शो कॉज नोटिस भेज रहा है तो शो कॉज नोटिस से 7 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 7 डेज आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई के बाद 30 डेज के अंदर या तो कैंसिलेशन का नोटिस आ जाएगा या फिर नहीं आएगा, एज द केस में भी। अगर कैंसिलेशन होता है तो आपको इनपुट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, इनपुट के ऊपर का जो आईटीसी है जो आप यूज कर चुके हो एक्स्ट्रा, और जो उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है विच एवर इज हायर, वो आपको वापस करनी पड़ेगी। या फिर कैपिटल गुड्स में सेल कर दिया अगर कैपिटल गुड्स, तो उस पर जितना जीएसटी आ रहा है, या फिर आईटीसी में जितना जीएसटी आपका आईटीसी जितना रिमेनिंग है यूजफुल लाइफ के हिसाब से, वो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, वॉट एवर इज हायर ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। डन। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा लगा था कि ये मैं 15-20 मिनट में ही आपको समझा दूंगी, बट आई रियली डिडंट एक्सपेक्टेड कि यही वाली चीज मेरा नियर अबाउट 40 to 45 मिनट्स ले जाएगी। अच्छा चलो शुरू के अगर हम 10 मिनट हटा दें अमेंडमेंट के, स्टिल 40 मिनट्स मुझे सिर्फ आपको 29 and 30 समझाने में लग गए। अब इसके बाद आता है हमारा प्रोसीजर रिलेटेड टू रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये क्या है मैम, पहले तो आपने बताया था कि
कैंसलेशन के पहले सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन को भी रिवोक कर सकते हैं। यस, अब आ रहा है कैंसलेशन। क्या कैंसलेशन भी रिवोक हो सकता है? तो प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। तो अब ये कैंसलेशन रिवोक करने की प्रोसीजर क्या है? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन? अब उस पर आते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। अब रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन में मैंने जहां जहां मार्किंग करनी थी ना ऑलरेडी कर दी। अब रेवोकेशन का मतलब क्या? देखो कैंसलेशन हो चुका है, आप कैंसलेशन रिमूव कराना चाहते हो। इट इज नॉट रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। कैंसलेशन हो चुका है, नाउ यू वांट कि ये जो कैंसलेशन हुआ है इस कैंसलेशन को ही आप हटाना चाहते हो, रिवोक करना चाहते हो। तो कैसे करोगे? तो देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, खुद ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन इज कैंसल्ड स्यू मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर। अब कैंसलेशन की पहले जड़ ढूंढना पड़ेगी। रीजन फॉर कैंसलेशन क्या ये था कि प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है स्यू मोटो? यस, अगर ऐसा है तो इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज डन योर कैंसिलेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास कितना टाइम है? 90 डेज का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। आपको एक कैंसिलेशन का ऑर्डर आया होगा, कैंसिलेशन के ऑर्डर से 90 डेज तक का आपके पास टाइम है कि 90 डेज के अंदर आप रेवोकेशन की एप्लीकेशन दे दो। ज्यादा से ज्यादा 180 डेज का एक्सटेंशन एडिशनल कमिश्नर आपको दे सकता है इसमें, इफ देयर इज सफिशिएंट रीजन। ठीक है, तो अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, सफिशिएंट रीजन है, तो वो क्या कर देगा और 30 पहले आपको 90 डेज दिए, 90 डेज से और 180 डेज आपको दे देगा। ठीक है, देन if proper officer satisfied that there is a sufficient ground for revocation of cancellation, he may revoke the cancellation। और फिर जब आपने क्या किया, आपने अपनी एप्लीकेशन वगैरह दे दी, एप्लीकेशन दे दी कि मुझे रिवोक कराना है, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है, तो वो क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद 30 डेज के अंदर या तो बोल देगा कि ओके हम रिवोक करते हैं, या फिर बोल देगा कि हमको रिवोक नहीं करना कैंसिलेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर ऑफिसर ने नहीं किया, रीजन ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं किए थे, जिसके रीजन से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है कैंसिल। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं किए थे, वो रीजन है। तो मैंने कहा देखो सस्पेंशन वाले टाइम भी ये बोला था कि आपका सस्पेंशन भी रिवोक हो सकता है अगर आप रिटर्न फाइल कर दो, बट मैंने तब ये भी बोला था कि आपका अगर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो चुका है तो आप रिटर्न कैसे फाइल करोगे? आपका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो गया तो रिटर्न कैसे फाइल करोगे? तो मेरी बात सुनो, उसका मतलब ये होता है वेदर इट इज कैंसलेशन, वेदर इट इज सस्पेंशन, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हुआ है या फिर ऑल टुगेदर कैंसिल हो गया है, आप पुराने रिटर्न फाइल कर सकते हो लेकिन आगे फ्यूचर के रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे, पुराने रिटर्न वो भरने देगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन का रीजन यही था कि आपने आपके रिटर्न फाइल नहीं किए थे। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर आपने आपके रिटर्न फाइल नहीं किए और आप चाहते हो कि आपका कैंसिलेशन रिवोक हो, तो उसको रिवोक करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। ठीक है, हम फाइल कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैंसिलेशन होता है ना, कैंसिलेशन की कोई इफेक्टिव डेट भी हो सकती है कि इस डेट से हमने ऑर्डर में लिख के दे दिया, ऑर्डर में लिख के दे दिया कि आज से 10 दिन बाद से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स देयर इज एन इफेक्टिव डेट ओवर हियर। बट व्हाट इफ देयर इज नो इफेक्टिव डेट, रेट्रोस्पेक्टिव आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे वो, तो दो तरीके होते हैं भाई कैंसिल करने के। कैंसिलेशन की एक डेट होती है इफेक्टिव डेट की, आपको कैंसिलेशन ऑर्डर में लिख के देंगे कि इस दिन से आपका ऑर्डर कैंसिल होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। तो मुझे पता रहेगा कि आज से 10 दिन बाद मेरा सपोज करो कैंसिल होने वाला है रजिस्ट्रेशन, तो मेरे पास टाइम है ना, मैं क्या कर दूंगी, उसका रिटर्न फाइल कर दूंगी जो मेरे पुराने रिटर्न है। फिर जैसे ही मेरा कैंसिलेशन रिवोक हो जाएगा, कैंसिलेशन रिवोक होने के बाद जो फ्यूचर के रिटर्न्स है ना, मैं उसे 30 दिन के अंदर मुझे फाइल करना होगा। अब इसमें मैं फिलर भर रही हूँ कि वो फ्यूचर की कब तक के रिटर्न है, मुझे कब तक के रिटर्न फाइल करने होंगे अभी पहले।
बट एक चीज, इफेक्टिव डेट तो मेरे पास टाइम है, इफेक्टिव डेट लिखी है तो मेरे पास टाइम है कि मैं कुछ तो रिटर्न फाइल कर सकती हूँ पुराने में। अब वो पुराने रिटर्न कब तक के फाइल करना अभी मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन मैम अगर रेट्रोस्पेक्टिव आपने कैंसिलेशन कर दिया तो रेट्रोस्पेक्टिव में आई डोंट हैव टाइम, मैं कैसे फाइल करूंगी रिटर्न, क्योंकि आपने तो पास्ट में जाके मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब वो क्या बोलते हैं वो समझो। बोलते हैं अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है किसी इफेक्टिव डेट से क्या हुआ है, कैंसिल हुआ, अगर आपका जो है रजिस्ट्रेशन है किसी इफेक्टिव डेट से क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो उस केस में आप क्या करो, जब आपका क्या हुआ है आप अप्लाई करो ना, बिफोर अप्लाइंग फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, आप रिवोकेशन आप चाहते हो कि आपका जो कैंसिलेशन है वो रिवोक हो जाए, कैंसिल तो हो चुका है, आप उसको हटाना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको इस डेट से लेके इस डेट तक के रिटर्न फाइल करने होंगे। वो डेट क्या है, डेट फ्रॉम विच रिटर्न नॉट फर्निश, जब से आपने रिटर्न फर्निश करना बंद किया था वहां से लेके जिस दिन आपको ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन मिला था, आपको ऑर्डर आया था ना कि कर रहे हैं तेरा रिटर्न तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तो यू वुड हैव रिसीव्ड सम ऑर्डर, तो वो डेट ऑफ ऑर्डर जिस दिन से तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया वो दिन, और जिस दिन तुमको नोटिस आया कैंसिलेशन का, ऑर्डर आया कैंसिलेशन का, यहां से यहां तक के रिटर्न आपको सबसे पहले फाइल करने पड़ेंगे बिफोर अप्लाइंग फॉर योर रेवोकेशन। रेवोकेशन के लिए आप अप्लाई करो उससे पहले ये इस दिन तक का तो सही कर लो। अब इस दिन के बाद जो भी तुम्हारे क्या है रिटर्न्स है पेंडिंग है अभी, उनको क्या करना, जैसे ही तुमको ऑर्डर दे देंगे कि ले तेरा कैंसिल कर दिया, रेवोकेशन हो गया, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन सक्सेसफुल, हमने कैंसिलेशन हटा दिया तुझ पे, तो जिस दिन ये हटाया है उस डेट से 30 डेज के अंदर बाकी के रिटर्न फाइल कर। बात समझे? रजिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग द डेज, इट इज ऑल अबाउट रिमेंबरिंग डेज, कहाँ वर्किंग डेज है, कहाँ डेज है, कहाँ पे रिवोकेशन कब होगा, कहाँ पे सस्पेंशन कब होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, डेट फ्रॉम विच रिटर्न यू हैव नॉट फर्निश्ड, जिस दिन कैंसिलेशन आया यहां से यहां तक का रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले रिटर्न फाइल कर लो अगर इफेक्टिव डेट से कैंसिलेशन हुआ है तो। बट मैम रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन कर दिया तो फिर तो कुछ नहीं, जब से तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया वो, जब तुम मतलब ओवरऑल तुम्हारे रिटर्न जब से तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया और जिस दिन तुम्हारा रेवोकेशन कर देंगे ना कि जा रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, तो जैसे ही कैंसिलेशन रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर जितने रिटर्न है सारे भर दो, क्योंकि हमने रेट्रोस्पेक्टिव किया, हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। फिर समझा रही मैम, कैंसिल हो चुका है रजिस्ट्रेशन, हाँ कैंसिल हो गया, कैंसिल इफेक्टिव डेट से हुआ, अगर इफेक्टिव डेट से हुआ तो जब से तुमने रिटर्न फाइल नहीं किए थे और जिस दिन तुमको ऑर्डर आया कि कैंसिल होगा वहां तक के रिटर्न पहले फाइल करो रेवोकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, और जैसे ही रेवोकेशन सक्सेसफुल होगा उस डेट से तुम क्या करो 30 डेज के अंदर बाकी के रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन अगर ये कैंसिलेशन रेट्रोस्पेक्टिव है तो फिर सारे के सारे रिटर्न जैसे ही रेवोकेशन के लिए वो हाँ कर देते कि रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, वो डेट से 30 डेज के अंदर आप सारे के सारे क्या करेंगे, रिटर्न फाइल कर देंगे। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन चैप्टर खत्म होता है। लेकिन एक चार्ट और है जो मुझे तुम्हें गो थ्रू करवाना है, वो है कि कई बार हमें रजिस्ट्रेशन में करने पड़ते हैं कुछ अमेंडमेंट। तो जो अमेंडमेंट है दो चीजों में डिवाइड होते हैं, एक कोर एरिया के अमेंडमेंट होते हैं और एक अमेंडमेंट होता है आपका नॉन कोर एरिया का। अब मैम कोर एरिया के अमेंडमेंट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जैसे लीगल नेम चेंज करना, एड्रेस प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस चेंज करना, या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस क्या है वो चेंज करना, या फिर ऑथोराइज सिग्नेटरी वगैरह से रिलेटेड कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है, ये तीन ही चीजें होती हैं जो आपकी क्या होती है, कोर एरिया की फील्ड होती है। अगर नॉन कोर एरिया है, अमेंडमेंट आप कर रहे हो सेक्शन 28 में, अगर ये नॉन कोर एरिया की फील्ड है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वहां कोई किसी की परमिशन नहीं लगती है, रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट आपको करना है। और नॉन कोर एरिया तो कोई परमिशन नहीं लगती, सीधे आप बताते हो कि ये चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर चेंज करना है।
आपने लिख दिया कि ये अमेंडमेंट करना है, वो सिंपली अमेंडमेंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कोर एरिया का आपका इंफॉर्मेशन है तो प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी उस अमेंडमेंट को करने से पहले। तो अगर आप वो अमेंडमेंट करना चाहते हो तो उस अमेंडमेंट के पहले प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लगेगी। कोर एरिया मतलब लीगल नेम चेंज करना, एड्रेस चेंज करना अपने बिजनेस का, या फिर कोई पार्टनर का आना जाना, दिस आर ऑल द कोर एरियाज। अब इसके लिए क्या करना होगा, रजिस्टर्ड पर्सन या यूनिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्डर जो है एनआरटीपी, रजिस्टर्ड पर्सन को कोर एरिया में कुछ अमेंडमेंट करने हैं। तो अगर उसे कोर एरिया में अमेंडमेंट करने, तो जब वो कोर एरिया में चेंजेस आए, जब वो क्या हुआ कोर एरिया में चेंज आए, तो चेंज आने से 15 डेज के अंदर उसको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे। जो एप्लीकेशन जाएगी प्रॉपर ऑफिसर के पास कि हाँ भैया इसको क्या करना है, अमेंडमेंट करना है। नंबर ऑफ डेज 15 डेज, नॉट वर्किंग डेज। तो कोर एरिया में चेंज होते से ही भैया ये जीएसटी पोर्टल पे प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन लिख के देगा। अगर प्रॉपर ऑफिसर का ओपिनियन है कि अमेंडमेंट फालतू है, किसी काम का नहीं है, या फिर कुछ इनकम्प्लीट है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऐसी कोई सोच नहीं है, उसको लग रहा है सब कुछ ठीक है, हाँ सही है, अमेंडमेंट ये होना चाहिए और सब कुछ कंप्लीट है तो नेक्स्ट 15 डेज में वो परमिशन दे देगा और आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इन भाई साहब को गड़बड़ दिखी तो ये क्या करेंगे, विद इन 15 वर्किंग डेज लिखा है, वर्किंग डेज लिखा है, वर्किंग डेज लिखा है, यहाँ नेक्स्ट 15 डेज था। अगर गलती है, उसको लगता है इनकम्प्लीट है, अननेसेसरी है, या फिर कुछ भी उसको क्या है शक वक है, तो वो विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपको शो कॉज नोटिस देगा कि बताओ क्यों ना तुम्हारा ये अमेंडमेंट रिजेक्ट कर लिया जाए। फिर तुम 7 वर्किंग डेज में उसको क्या दोगे, आंसर दोगे, या तो वो सेटिस्फाई होगा या तो भाई साहब सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फाई हुए तो क्या करेंगे वो, अगर वो सेटिस्फाई हो गए हैं तुम्हारे रिप्लाई से, तो वो फिर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, अमेंड कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, सर्टिफिकेट अमेंड कर देंगे। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ बंदा, या तुमने रिप्लाई ही नहीं किया, तो वो रिजेक्ट कर देगा इस अमेंडमेंट को विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ योर, या तो मिल जाएगा तुम्हारा रिप्लाई, इट इज नॉट सप्लाई, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ योर, जो भी तुम आंसर दोगे, तो फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ योर आंसर या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा या तो वो 7 वर्किंग डेज में रिजेक्ट करेगा। दो चीजें हैं, अमेंडमेंट नॉन कोर फील्ड में भी हो सकता है, कोर फील्ड में भी। नॉन कोर फील्ड में कोई अमेंडमेंट करना है, कुछ नहीं, सीधे अमेंडमेंट हो जाएगा, कोई परमिशन वाली चीज ही नहीं। कोर फील्ड में अमेंडमेंट करना है तो 15 दिन, चेंजेस के 15 दिन के अंदर पोर्टल पे डालो। प्रॉपर ऑफिसर को सही लगता है तो 15 डेज में, वहां डेज ही चल रहे हैं क्योंकि उसको सही लगा 15 दिन में अमेंड कर देगा, सही नहीं लगा तो 15 वर्किंग डेज में, ठीक है, तुमको बोलेगा, शो कॉज नोटिस देगा। तुम्हारे पास 7 वर्किंग डेज है आंसर करने के लिए, आंसर किया, उसको अच्छा लगा, ठीक है, 7 वर्किंग डेज में वो क्या करेगा, या तो तुम्हारा अमेंडमेंट कर देगा या तो अमेंडमेंट रिजेक्ट कर देगा। दिस वाज सेक्शन नंबर 28 and with this we have completed a big chapter of registration। रजिस्ट्रेशन की सारी चीजें यहाँ खत्म हुई, बट बीइंग जो मैं टाइम देख रही हूँ ऑलरेडी 1 आवर का हो गया, तो मुझे बड़े बड़े वीडियोस नहीं देने। कंपोजिशन स्कीम का अलग से आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीडियो, जिसमें सिर्फ कंपोजिशन स्कीम होगा। एंड कंपोजिशन स्कीम यू विल फाइंड वेयर, चार्ज अंडर जीएसटी वाला आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में यू विल बी फाइंडिंग कंपोजिशन स्कीम विथ मी। तसल्ली से करेंगे, अच्छे से करेंगे, लेकिन प्रॉपर करेंगे। आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लॉन्गर, सो यहाँ पे आपका 3 पार्ट में रजिस्ट्रेशन पूरा खत्म होता है। रजिस्ट्रेशन का रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड होगा। रजिस्ट्रेशन में ट्रिक्स बस इतनी है, और ट्रिक्स क्या ट्रिकी है एक, वो इतनी है कि कहाँ वर्किंग डेज है और कहाँ डेज है वो याद रख लो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है 22, 23, 24 एंड 29 एंड 30, ये 5 सेक्शन है जो आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन अगर अच्छे से करना है तो खुद एक चार्ट ड्रॉ करो, समझो कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर कैसे चलती है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो देखो, कम से कम शेयर तो कर दो, क्योंकि ये इंटर वालों के लिए तो फुल फ्लेज आई एम अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब।
तो भाई उनको तो शेयर कर ही देना चाहिए। और सीए फाइनल का ये ओवरऑल एक रेगुलर क्लास जैसा है, तो दे कैन यूज इट वेरी वेल। यहाँ पे बुक सीए इंटर की जरूर यूज हुई है, बट यहाँ पे सीए इंटर और सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें खत्म होती। कुछ जो एडिशनल चीजें सीए फाइनल वालों के लिए होंगी, तो वो जब हम रिवीजन वीडियो करेंगे मैं स्पेसिफिकली बोल दूंगी कि यहाँ से सीए इंटर के स्टूडेंट्स मत देखो, ये सिर्फ सीए फाइनल के लिए है। ठीक है, ऑल्दो बहुत मेजर कुछ नहीं है। ठीक है, स्टिल मैं एक बता के जा रही हूँ कि रिवीजन वीडियो जब रिकॉर्ड होगा तो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, तो आई विल बी टेलिंग यू कि ये सिर्फ सीए फाइनल के लिए। तो विद दिस closing with the chapter of registration, hopefully it was a helpful video. Thank you.